आज हम देखेंगे, आज हम क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िग मैप्स एंड सीक्रेट्स की हम बात करेंगे। क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िग और सीक्रेट्स की बात करेंगे। ठीक है, क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िग और सीक्रेट्स। तो डॉकर के अंदर आप डॉकर के अंदर जो सीक्रेट्स होते थे, कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स होते थे, उन्हें आप क्या बोलते थे? कॉन्स्टेंट्स बोलते थे। ठीक है ना? डॉकर आपने पढ़ा, डॉकर के अंदर जो भी डाटाबेस के क्रेडेंशियल है, कुछ टोकन्स हैं, जेडब्ल्यूटी टोकन्स है, कुछ वैलिड इंफॉर्मेशंस को आप एक फाइल में रखते थे जिसे आप बोलते थे .env फाइल। उस .env फाइल में आप क्या रखते थे? अपने कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना? आपने अपना कॉन्स्टेंट रखा, आपने अपना माइस्क्ल का पासवर्ड रखा। ठीक है, तो जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, पहली बात वो कैपिटल में लिखी जाती है।
दूसरी बात, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तीसरी बात, उन्हें डॉकर के अंदर एक स्पेशल फाइल में लिखा जाता था, दैट इज अ .env फाइल। ठीक है, अब हम डॉकर पे काम नहीं कर रहे हैं, डॉकर को मैनेज करने वाला कंटेनर प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, दैट इज क्यूबरनेटिस। तो क्या क्यूबरनेटिस के अंदर भी .env फाइल बनाई जाए और उसके अंदर कांस्टेंट लिखे जाए, कि उसका कोई एक सिस्टमेटिक अप्रोच है क्यूबरनेटिस में काम करने का? तो उस सिस्टमेटिक अप्रोच को हम बोलते हैं क्यूबरनेटिस कॉन्फिग एंड सीक्रेट्स। ठीक है, तो पूरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर अगर आपको कहीं पे भी कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करना पड़े, जो कि आप नॉर्मली डॉकर में कैसे करते थे, .env फाइल बना के लिखते थे और उस .env फाइल को यामल के अंदर अटैच करके अपना काम कर लेते थे। मगर क्यूबरनेटिस के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यूबरनेटिस के अंदर आपको अपने कॉन्स्टेंट्स या कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स या फिर सीक्रेट्स, हम सीक्रेट्स किसे बोलेंगे? अगर आपके किसी डाटाबेस का पासवर्ड वाला कांस्टेंट है, MySQL रूट पासवर्ड, तो इसको क्यूबरनेटिस में आप क्या बोलोगे? क्यूबरनेटिस सीक्रेट। अगर आपकी एप्लीकेशन कोई ऐसे वेरिएबल को यूज कर रही है जो आपने खुद बनाया है, तो उसे आप बोलेंगे फिर कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल। ठीक है ना, तो दो टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं क्यूबरनेटिस में, इधर इट इज अ कॉन्फिडेंशियल और इट इज यूजर डिफाइंड, सम काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड। ठीक है ना, सो जैसे कि मैं बात करूं, मैंने एक ऐसा कांस्टेंट बना दिया भाई ENV, एनवायरमेंट। अब आपका एनवायरमेंट क्या हो सकता है? या तो वो प्रोडक्शन होगा, या फिर डेवलपमेंट होगा, या फिर स्टेजिंग होगा। तो यहां पर अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि MySQL रूट पासवर्ड, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इट कैन नॉट बी लीक्ड, ये लीक नहीं हो सकता है, तो उसको हम क्यूबरनेटिस में स्पेशल जगह रखेंगे, कहां पर? सीक्रेट के अंदर। अगर कोई ऐसा कांस्टेंट है जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, पब्लिक हो भी जाए तो भी इतना नुकसान नहीं होगा आपके सिस्टम को, दैट यू कैन रेफर एज अ कॉन्फिग वेरिएबल। समझ में आ रहा है? दोनों में बात यह है कि एक में कॉन्फिडेंशियलिटी है, एक में कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। जैसे मैंने अपना फुल नेम नाम का कांस्टेंट ले लिया भाई, अनिल डॉलर। अब अनिल डॉलर नाम का मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया है, ये अगर इंटरनेट पर पब्लिक भी हो जाए तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मगर मेरा डाटाबेस का पासवर्ड अगर इंटरनेट पर पब्लिक हो जाए तो मेरे लिए टेंशन की बात है। मेरा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मेरा पूरा क्यूबरनेटिस का क्लस्टर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो क्यूबरनेटिस के अंदर कॉन्स्टेंट्स मैनेज करने के लिए दो प्रकार के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, या तो कॉन्फिग वेरिएबल्स हो, जिसे आप कहां पर रखोगे? कॉन्फिग मैप के अंदर रखोगे, या फिर किसी डाटाबेस का पासवर्ड हो, कोई JWT टोकन हो, कोई पेमेंट गेटवे के ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल हो, एनी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन सीक्रेट्स। तो हम दोनों पे काम करना देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम क्लस्टर सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहली बात, मैं एक क्लस्टर सेटअप करूंगा और उसके अंदर आप मैं एक कॉन्फिग वेरिएबल बनाऊंगा। आज आज किस टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा? कॉन्फिग वेरिएबल। कॉन्फिग वेरिएबल कैन बी योर फुल नेम, है ना, मैंने कैपिटल में लिख दिया फुल नेम। सो ये फुल नेम क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल, इट कैन बी कंसिडर अ normal configuration variable, it is not a database password. So a configuration variable can be defined in the YAML file, YAML itself. अगर आपको डॉकर पता है तो भाई डॉकर के अंदर YAML फाइल के अंदर भी आप अपने कांस्टेंट वहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, और उन्हीं वेरिएबल्स को आप .env फाइल में भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो हम वो दोनों अप्रोच देखेंगे कि YAML फाइल के अंदर लिख के भी हम कैसे काम करेंगे और कॉन्फिग मैप वाली फाइल बना के भी हम कैसे काम कर सकते हैं, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ हम क्या करने वाले हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉड डिफाइन करूंगा, एक एनजिनिक्स का पॉड डिफाइन करूंगा, डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा। तो डिप्लॉयमेंट बनाने से मुझे रेप्लिका सेट मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाएंगे, मुझे रोल बैक्स की फैसिलिटी मुझे मिल जाएगी। तो मैं एक पॉड बनाऊंगा और उस पॉड के अंदर मैं कांस्टेंट एक कन्फिग वेरिएबल्स मैं डिफाइन करूंगा। सो कन्फिग वेरिएबल डिफाइन करने की जो लोकेशन है वो आपके पॉड डिफाइन करने वाला सेक्शन होता है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट वाला जो सेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड योर पॉड को डिफाइन करने वाला सेक्शन।
कि उस पॉड के अंदर कौन से कंटेनर की इमेज आएगी, उसके कौन से वेरिएबल्स होंगे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप कहां पर डिफाइन कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डिफाइन इनसाइड पॉड टेम्पलेट। इस टेम्पलेट के अंदर आप ENV लिख सकते हैं, ठीक है। ये ENV पैरामीटर लेके आप अपने ENV लिख सकते थे। अब डॉकर वाली चीजें अगर आपको पता है तो डॉकर के अंदर आप YAML फाइल के अंदर अगर डिफाइन करते ही आप जो कंटेनर बनाते थे अंदर जाके वो कांस्टेंट क्या हो जाते थे, मैंने भाई पूरा लेक्चर बता रखा है, वो कंटेनर के अंदर जाके एक्सपोर्ट हो जाते थे, बताया है मैंने, बिल्कुल बताया है। अगर आपने पूरा फॉलो कर रखा है तो सब कुछ आपको पता होगा कि जो भी कॉन्स्टेंट सर आप डिफाइन करते थे YAML के अंदर या फिर .env के अंदर, कंटेनर बनने के बाद कंटेनर के अंदर जाके वो शेल पर क्या हो जाते थे, एक्सपोर्ट हो जाते थे। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होगा कि जो भी आप अपने सीक्रेट्स या फिर कॉन्फ़िग मैप्स चाहे YAML फाइल में बनाओ या उनकी कोई सेपरेट फाइल में बनाओ, इनसे बनेगा पॉड, और पॉड के अंदर जाके आपको मिल जाएंगे वो आपके जो भी कांस्टेंट आपने बना रखे हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, दे विल बी एक्सपोर्टेड इनसाइड द पॉड। समझ में आया? ये प्रैक्टिकली आज अपन करके देखेंगे। सो फटाफट गए हम क्लस्टर सेटअप करने जा रहे हैं। सो आई विल सेटअप क्विक क्लस्टर, ठीक है। सो ये मैं क्लस्टर सेटअप कर लेता हूं एक, जिसमें एक सर्वर और एक एजेंट हम ले लेते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास kubectl config, kubectl config get context, get ns namespace, kubectl create ns, prod नाम का ns क्रिएट किया, kubectl config set context, मेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम ये रहा, मेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज करना चाहता हूँ, नेम स्पेस को डिफॉल्ट नेम स्पेस को मैं क्या रखना चाहता हूँ, prod रखना चाहता हूँ। फिर मैं अपना कॉन्टेक्स्ट चेक करूंगा, पहले मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था, डिफॉल्ट, अब मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया है, prod हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक पॉड चाहिए, मुझे एक, क्योंकि मुझे कांस्टेंट को प्रूफ करना है तो मुझे पॉड चाहिए। पॉड बनाने का सबसे प्रोडक्शन तरीका है भाई डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब डिसीजन आपको एज ए डेवलप इंजीनियर कब लेना है भाई, हम डिप्लॉयमेंट बनाए कि स्टेटफुल सेट बनाए, ये डिपेंड करता है। डिप्लॉयमेंट आपको तब लेना है जब आप ऐसी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो जो कि डाटा होल्ड नहीं करती है, जैसे कि वेब सर्वर चाहे अपाचे हो या चाहे एनजिनिक्स हो, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, वेब सर्वर का काम, ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर का काम रिक्वेस्ट लेना होता है और रिस्पॉन्स देना होता है, डाटा स्टोर करने का इसका काम नहीं है। सो वेब सर्वर डिप्लॉय करने के लिए हमें स्टेटफुल रिसोर्स बनाना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट रिसोर्स बनाना चाहिए, डिप्लॉयमेंट रिसोर्स बनाना चाहिए। तो चलिए, डिप्लॉयमेंट रिसोर्स बनाने के लिए आपको एक YAML फाइल बनानी है। सो यहाँ पर हमने YAML फाइल बना लिया, मैंने यहाँ पर nginx डॉट YAML फाइल बना ली मैंने, ठीक है ना। इसके अंदर मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं, तो मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं टॉप लेवल ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए एपीआई वर्जन कॉलन डिप्लॉयमेंट के लिए app/v1, और यहाँ पर काइंड, किस काइंड का ऑब्जेक्ट लेंगे हम, दैट वी विल क्रिएट डिप्लॉयमेंट मेटा डेटा कॉलन, और स्पैक हमने यहाँ पर लिया, और मेटा डेटा में यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं इसको हम नेम देंगे यहाँ पर, सो नेम कॉलन माई डिप्लॉयमेंट नंबर 1, ठीक है। और यहाँ स्पैक में हम गए, स्पैक में हम क्या देंगे, बेसिकली स्पेक में हम देंगे
रेप्लिकाज, नंबर ऑफ रेप्लिकाज आई नीड 3। उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पर, सिलेक्टर, वेरी गुड, सिलेक्टर हम लेंगे। उसके बाद टॉप लेवल के पहले लिख लेते हैं, फिर अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद टेम्पलेट। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्पलेट हमने ले लिया। टेम्पलेट के अंदर अगेन ये ऊपर वाला मेटा डेटा और स्पेक रिपीट हो जाता है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, अब भी ऐसे याद कर लें। ऊपर क्या है, मेटा डेटा और स्पेक, तो वो दोनों फिर से दोबारा कहाँ जाएंगे, टेम्पलेट के अंदर आ जाएंगे। तो फिर से क्या आ गया, मेटा डेटा आ गया, और फिर से क्या आ गया, स्पेक आ गया। ये कुछ याद करने का तरीका है, अदरवाइज तो क्या है कि आप प्रॉम्प्ट लिखवाओ ना फटाफट, वाइब कोडिंग भी कर लो, बट एटलीस्ट आपको एक बेसिक फॉर्मेट तो पता होना चाहिए। तो स्पेक हो गया, स्पेक के अंदर आएंगे कंटेनर्स, कंटेनर्स के अंदर आएगा सबसे पहला मेरा लिस्ट, दैट इज द कंटेनर नेम 1। तो ये ध्यान रखना कि कंटेनर सेक्शन में जो नेम है दैट इज योर कंटेनर नेम। पॉड बनेगा, पॉड के अंदर होगा क्या, कंटेनर होगा, उस कंटेनर का नाम क्या देना है वो यहां से पता चले। ठीक है ना, एक तो पॉड का नाम देंगे हम, और एक पॉड के अंदर चलने वाले कंटेनर का नाम देंगे। तो ये यहां से क्या डिफाइन हो रहा है, पॉड का लेबल दे रहा हूं कि कंटेनर का लेबल दे रहा हूं, कंटेनर का लेबल। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब मैं मेटा डेटा में आ गया, मेटा डेटा में यहां पर मुझे क्या लेना है, लेबल्स लेना है। अब बताओ यहां पर लेबल्स दिया मैंने, यहां पर जो ये मैं लेबल दे रहा हूं, इस लेबल को किस फॉर्मेट में देना है, की वैल्यू के फॉर्मेट में देना है। ये जो की वैल्यू है, ये की वैल्यू, ये मैं किसको दे रहा हूं, पॉड को नाम दे रहा हूं। सो पॉड, मेरा जो पॉड बनेगा, अब वो पॉड एक तो बनेगा नहीं, कितने पॉड बनेंगे, 3 बनेंगे, तीनों को ग्रुपिंग करके एक नाम दे रहा हूं। सो व्हाट इज दिस लेबल, this is a grouping of pod, this is a label for the pods, pod group। तो मेरे जो 3 ग्रुप बने हैं पॉड्स के, उन तीनों को मिला के मैंने तीनों को नाम दे दिया कि भाई तुम्हारा नाम ये है, की वैल्यू ये तुम्हारा नाम है। ठीक है ना, तो ये मेटा डेटा आपको पता चल गया कि ये किस लिए है, ये उन पॉड के ग्रुप को लेबल दे रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, उन पॉड के अंदर जो कंटेनर चल रहा है ये उसका नाम है। एक तो पॉड के ग्रुप का नाम और एक अंदर कंटेनर का नाम, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, और दूसरा ऊपर ही ऊपर एक लेबल अलग दे रखा है, क्योंकि यार जैसे आप इस डिप्लॉयमेंट फाइल को देख रहे हो, कंफ्यूजन आपको भी होता है, सब जगह जगह मेटा डेटा वही समझना पड़ेगा। एक तो जो आप पूरा रिसोर्स बना रहे हो, डिप्लॉयमेंट रिसोर्स, उस रिसोर्स का नाम, दूसरा वो जो रेप्लिकाज आपने बनाए हैं, पॉड के 3 डुप्लीकेट्स बनाए, उन तीनों को मिला के उस ग्रुप का नाम, और उस कंटेनर के अंदर, उन पॉड के अंदर जो कंटेनर चल रहा है उसका स्पेसिफिक नेम। तो लाइक वी नीड 3 काइंड ऑफ लेबल्स, first the entire resource name, the second is the label for pod group, and third is your container। समझ में आया? ये कंफ्यूजन मुझे भी था, और आई होप आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर मेटा डेटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये नेम इसको भी लिखा हुआ है, तो ये तीनों नाम देने के लिए, मगर ये तीनों अलग अलग चीजों के लिए। यहाँ पर हमने दे दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आज, उसकी बात कर लेते हैं भाई। डिप्लॉयमेंट का सबसे खतरनाक फीचर होता है रोलिंग अपडेट। ठीक है, रोलिंग अपडेट। अब मैं आपको यहां पर बता दूं डिप्लॉयमेंट का सबसे बढ़िया फीचर, आप यहां पर जाना, क्यूबरनेटिस लिखना, और डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। इंटरव्यू का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। यहां पर मैंने लिख दिया डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि क्यूबरनेटिस में कि आप जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे वो किन किन मैकेनिज्म से, किन किन स्ट्रेटेजी से आप अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि हम रोलिंग अपडेट्स के थ्रू कर सकते हैं। रोलिंग अपडेट्स में हम बेसिकली क्या यूज करते हो, आप रोलिंग अपडेट्स में बेसिकली आप किस टाइप का रिसोर्स बनाते हो, यू क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी हो गई, रोलिंग अपडेट। तो यहां पर ये जो मैं यामल फाइल बना रहा हूं आपके सामने, इसमें आप देखो किस टाइप का, काइंड मतलब टाइप। अब मैं बोलता हूं ना किस टाइप का मैं क्यूबरनेटिस रिसोर्सेज बना रहा हूं, ये चीज आप कैसे पता करोगे, काइंड वाले पैरामीटर से। कि सर आप किस टाइप का रिसोर्सेज बना रहे हो, सर आप डिप्लॉयमेंट टाइप का क्यूबरनेटिस रिसोर्सेज बना रहे हो।
क्योंकि सर आपने बोल रखा है क्यूबरनेटिस के अंदर हर चीज जो आप बनाते हो वो इंटरनली जाके एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में ही बनता है. सो सर यू आर क्रिएटिंग विच काइंड ऑफ क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट? यू आर क्रिएटिंग अ डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट. सो ये डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट बनाया है. अब डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट में ये स्ट्रेटेजीज होती है कि आप किस किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो. स्ट्रेटेजीज क्या है, तरीके क्या क्या है? तो सबसे पहला तरीका है कि सर मैं रोलिंग अपडेट्स यूज करूंगा. रोलिंग अपडेट का एक ही शर्त है कि भाई आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, आपका किस टाइप का क्यूबरनेटिस रिसोर्सेज होना चाहिए. वी नीड अ डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट. तो बताओ क्या मैं YAML फाइल के अंदर डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? बिल्कुल बना रहा हूँ. तो क्या रोलिंग अपडेट्स वाले पैरामीटर्स भी मुझे इसके अंदर देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? रोलिंग अपडेट, ठीक है ना, तो वो पैरामीटर मुझे यहाँ पर देने पड़ेंगे. वो पैरामीटर यहाँ पर दिए जाते हैं सिलेक्टर सेक्शन में, सिलेक्टर सेक्शन के पैरेलल में. सो रेप्लिकास, सिलेक्टर, टेम्पलेट और सिलेक्टर और टेम्पलेट के बीच में. अब ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ये आप टेम्पलेट को ऊपर पहुंचा दो, रेप्लिका को नीचे लिख दो, मगर वो एक लेवल में होना वो मैटर करता है. उनका ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होता है. वो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो. तो अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं रोलिंग अपडेट. रोलिंग रोलिंग अपडेट एक पैरामीटर और आपको देना पड़ेगा, रोलिंग अपडेट, ठीक है ना. सो मैं इसको सेव कर रहा हूं और इसकी मिसिंग इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लिख लेते हैं. सो आई नीड रोलिंग अपडेट सिलेक्टर और यहाँ पर हमने लिया तो मैं बची टेबल्स यहाँ पर. ठीक है, ये हुआ. सिलेक्टर में हमें क्या लिखना पड़ता है? मैच लेबल्स, ठीक है ना. और यहाँ पर हमें माई ऐप कॉलन NSGX1 है ना. तो यहाँ पर भी इसको भी मुझे क्या देना पड़ेगा? माई ऐप, मतलब की भी मैच होना चाहिए और वैल्यू भी मैच होना चाहिए. की कॉलन वैल्यू. तो की कॉलन वैल्यू इन दोनों को मिला के लेबल बन रहा है. यूनिक के सिर्फ वैल्यू देने से लेबल बन रहा है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन गया? लेबल बन गया. जिससे आप पॉड की क्या कर सकते हो? ग्रुपिंग कर सकते हो. भाई ग्रुप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास एक पॉड है कि तीन पॉड है? तीन पॉड है, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है भाई तीन बनेंगे. तो तीनों को मैंने ग्रुपिंग कर दिया इसके थ्रू. ये इसके थ्रू मैंने ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है ना. मैंने सेव किया, प्लस किया, ये किया. मैं कैट कर लेता हूँ. मैंने कैट किया, मैंने Nginx पे गया. अब मैं यहाँ पर क्या ले लूँ? रोलिंग अपडेट्स ले लूँ. सो मैंने चैट ओपन किया. आई वॉन्ट रोलिंग पैरामीटर्स, आई वॉन्ट रोलिंग पैराम्स फॉर Nginx ओल्ड टैग. रोलिंग अपडेट्स का मतलब पहले तो ये समझ जाओ. रोलिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो डॉकर हब पे जो इमेज पड़ी हुई है, या तो वो आप शुरुआत करो पुरानी से ताकि आप इसमें अपडेट कर सको, नए में अपडेट कर सको, या फिर आप नए से शुरुआत करो तो आप उसको क्या कर सको? पुराना कर सको. तो रोलिंग अपडेट का मतलब होता है पुराने वर्जन से नए वर्जन पे जाना. अगर आपने नए वर्जन से पुराने वर्जन पे जा रहे हो तो रोलिंग अपडेट नहीं कहलाता है, वो रोल बैक कहलाता है. रोल बैक किसे बोलते हैं? नए वर्जन से पुराने वर्जन में अगर जाओगे तो वो रोल बैक कहलाता है. कि भाई पुराने वर्जन पे जंप कर जाओ, दैट इज कॉल्ड रोल बैक. तो रोलिंग अपडेट मतलब आपके पास एक पुराना वर्जन है और उससे आप जंप करना चाहते हो कहां पर? नए वर्जन पे जंप करना चाहते हो. तो मैं यहाँ पर Nginx पे चले जाता हूँ. भाई डॉकर हो या क्यूबरनेटिस, इमेजेस कहां से आएगी? रजिस्ट्री से आएगी, डॉकर हब से आएगी. को क्यूबरनेटिस का कौन सा कंपोनेंट इमेजेस को पुल करता है? ये सारे में प्रीवियस लेक्चर में. CNI क्या होता है? CNI का फुल फॉर्म CRI, सॉरी, क्या होता है? कंटेनर रनटाइम इंटरफेस. दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ Kubernetes which pull the images from Docker registry. सो यहाँ पर हम गए Nginx की ऑफिशियल उस पर गए. मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ और Nginx पे गए. अब मुझे रोलिंग अपडेट को समझना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे वर्जन लेना पड़ेगा, वो भी कौन सा? पुराना. अगर रोलिंग अपडेट को समझना है तो पुराने टैग से चालू करना पड़ेगा. सो गो टू द ऑफिशियल इमेज ऑफ द Nginx एंड यू विल हैव लॉट ऑफ टैग्स एंड फाइंड आउट द ओल्डेस्ट टैग.
so that you can understand the deployment rolling update feature. ठीक है ना? तो सबसे पुराना तो जो मुझे पता चला है वो 1 है, और जो सबसे नया है 1.29.8. सो 1 से लेके 1.29 तक जाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को मैं रोलिंग अपडेट बोलूंगा. अगर मैं 1.29 पर हूं और मुझे 1 पर जाना है तो मैं उससे क्या बोलूंगा? रोल बैक बोलूंगा कि भाई पुराने पर चले जाओ. सो ये सारी चीजें हम समझेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद Nginx colon 1. सो विम पर गया मैं और मैंने Nginx किया, यहाँ पर आए, नेम हुआ, इसके बाद दिस इज माय इमेज कॉलन Nginx कॉलन 1. समझ में आया? सो दिस पैरामीटर will be a name of a Docker image, and this is image colon the tag. So registry पर गए, this is the image colon ये टैग, ये वाला. समझ में आ रहा है? सो मैं शुरुआत किससे करूंगा? Nginx की पुरानी इमेज से हम करेंगे. अब साथ साथ में हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में बहुत सारी नई चीजें भी करने वाले हैं. वी आर स्टडिंग सम Kubernetes config maps. सो मैं अपने एक नाम का क्या बनाना चाहता हूँ? कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को मैं पॉड के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ. सो द कांस्टेंट नेम इज फुल नेम. तो ये कांस्टेंट जो बनाए जाते हैं, आप कहाँ कहाँ बना सकते हो? पहली चीज तो आप अपनी खुद की यामल में बना सकते हो. तो जो यामल लिख रही हो, जैसे डॉकर के अंदर हम यामल के अंदर लिखते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो उसका लिखने का यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई टेम्पलेट के अंदर जाना है, स्पैक के अंदर जाना है, कंटेनर्स के अंदर जाना है. तो टेम्पलेट के अंदर हूँ, स्पैक के अंदर हूँ, कंटेनर के अंदर हूँ. अब यहाँ पर कहाँ पर बनाना है? आप अपना ऊपर ऊपर तो ये हो गया आपका क्या, ये तो हो गया आपका नेम. उसके बाद आपका क्या हो गया? इमेज. उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? अगर पॉड्स लेने तो पॉड्स. समझ में आ गया? तो इमेज के बाद आप क्या ले सकते हो? पॉड्स ले सकते हो. अब मैं आगे की प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ कि भाई वो सर्विस से डोमेन वोमेन से करके तो फिर आपको कोड भी ओपन करने पड़ेंगे, तो वो चीज मैं स्किप कर रहा हूँ. मैं अभी सिर्फ इमेज और env ले रहा हूँ ताकि थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकें. इमेज के बाद यहाँ पर जनरली क्या आएगा? यहाँ पर पॉड्स आएगा. तो पॉड्स को हटाने की बजाय मैंने यहाँ पर env ले लिया. सो env कॉलन, ठीक है, env कॉलन, और यहाँ पर मैंने इसका एक लेबल हम डिफाइन कर देते हैं, डैश नेम. तो वेरिएबल किस नाम का लेना है आपको? फुल नेम नाम का. सो ये मैंने फुल नेम नाम का लिया और यहाँ से मैंने वैल्यू दे दिया, और वैल्यू आपने यहाँ पर क्या दे दिया? $100 दे दिया. ठीक है ना? तो आपने क्या किया? आपने Kubernetes का एक ऑब्जेक्ट, एक कांस्टेंट आपने अपनी YAML फाइल के अंदर ही डिफाइन कर दिया, और इससे आप जो पॉड बनाओगे उस पॉड के अंदर जाके ये कांस्टेंट आपको एक्सेसिबल हो जाएगा. सो प्रोसेस पता है कि इस YAML फाइल को जैसे ही मैं रन करूंगा मेरा पॉड क्रिएट होगा, और पॉड के अंदर ये कांस्टेंट अंदर जाके क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा. एक्सपोर्ट, इस वर्ड को याद रखना. और ये अब मैं आपको इसको चला के बताता हूँ. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं और कोई चीज, रोलिंग अपडेट्स का भी हम यहाँ पर पैरामीटर ले लेते हैं. ठीक है ना? सो रोलिंग अपडेट्स में क्या फील्ड्स लेनी है? तो कैट किया मैंने Nginx YAML, ये गए और कॉपी किया मैंने. चैट को यहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं और मैंने ऑलरेडी दे दिया था. ठीक है ना? तो मैंने उसको बोला कि भाई ये YAML फाइल है और मुझे रोलिंग पैरामीटर चाहिए. सो रोलिंग पैरामीटर उसने देखो कहाँ ऐड किए? सिलेक्टर के बाद में. सिलेक्टर के बाद में उसने ऐड किए, तो यहाँ पर रोलिंग अपडेट नाम का पैरामीटर नहीं आएगा. किस नाम का आएगा? स्ट्रेटेजी. विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यू वांट टू यूज. सो विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, विच काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी यू वांट टू यूज? आई वांट टू यूज रोलिंग अपडेट. तो पैरामीटर किससे स्टार्ट होगा? स्ट्रेटेजी से स्टार्ट होगा. तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर करके ये सारे पैरामीटर्स याद हो जाने चाहिए. सो स्ट्रेटेजी, तो यहां पर मैं गया, मैं विम पे गया, विम Nginx, और यहां पर मैं गया टेम्पलेट के ऊपर स्ट्रैटेजी. अब मेरे पास कितनी स्ट्रैटेजी अभी मैंने पीपीटी के अंदर बता रखी है? कम से कम 6, 7, 8. तो मेरे पास स्ट्रैटेजी, जनरली डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी कितनी हो गई? 7, 8 स्ट्रैटेजी, जिसमें से आज मैं पहली स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ. कौन सी? रोलिंग अपडेट. रोलिंग अपडेट का मतलब ये है कि सर आपके पास कोई इमेज है, उसकी आपके पास कोई
पुराना वर्जन है और उससे आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, नए वर्जन में अपग्रेड करोगे, और इस अपग्रेडेशन के दौरान आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। आपके पास तीन तीन कॉपीज है पॉड की, अगर आप रोलिंग अपडेट चलाओगे तो उसमें से क्यूबरनेटिस क्या करेगा, किसी एक को पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि तीनों को पकड़ के वो डाउन उसको अपडेट करना चालू कर जाएगा, तो मीन टाइम वो जिस समय वो तीनों पॉड अपडेट हो रही होंगी उस समय आपकी एप्लीकेशन डाउन चली जाएगी। भाई क्यूबरनेटिस बना ही है कि भाई कुछ भी हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन तो मैं डाउन नहीं होने दूंगा। तो क्यूबरनेटिस ने ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर रखे हैं कि उसका पहली प्रायोरिटी क्या होती है, एप्लीकेशन एक सेकंड के लिए भी डाउन नहीं होगी। अगर आपके पास 3 पॉड है, तीनों पॉड पे Nginx 1 Nginx 1 Nginx 1 है, 1 बोलने का मतलब Nginx के पुराने वर्जन है, और आपने जैसे ही उसको रोलिंग अपडेट चलाया कि Nginx लेटेस्ट में कर दो, तो क्यूबरनेटिस तीनों को एक साथ पकड़ेगा कि एक एक करके पकड़ेगा? वो एक एक पॉड को पकड़ेगा, उसको ग्रेजुअली बैकग्राउंड में आराम से उसका नया वर्जन ला के उसको रेडी कर देगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो क्यूबरनेटिस फिर दूसरे पॉड को पकड़ेगा। मीनवाइल जो भी ट्रैफिक आ रहा है उस नए वाले को मिल जाएगा, और जिसको अपडेट कर रहा है, क्यूबरनेटिस में ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि जिसमें रोलिंग अपडेट चल रहा है, हालांकि ये 1-2 सेकंड का काम है, बट 1-2 सेकंड के बीच में भी अगर ट्रैफिक आएगा तो उस पॉड को दिया जाता है जिसपे रोलिंग अपडेट चल रहा है कि जो फ्री पड़े हुए हैं, जो कि है जो फ्री पड़े हुए हैं। तो ये बहुत स्मार्ट वर्क है क्यूबरनेटिस का, कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे लेवल पे समझनी चाहिए। तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो ये ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई स्ट्रैटेजी की। हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कम से कम 8 स्ट्रैटेजीज हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर द क्यूबरनेटिस। सो द फर्स्ट वन इज रोलिंग अपडेट, एंड टुडे वी आर लर्निंग रोलिंग अपडेट्स along with config maps and secrets, how the secret variables can be stored in the Kubernetes, and how the config variables can be used in Kubernetes cluster. So there is a proper mechanism we can define in the YAML file. So today I am defining a config map full name in my own YAML file, and whenever I will create a pod, and I can go inside the pod and check those config variables, they must be exported। ठीक है ना, तो वो कॉन्फिग वेरिएबल्स हमारे उसमें जाके एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, स्ट्रैटेजी। अब मेरे पास स्ट्रैटेजी यहाँ पर है रोलिंग अपडेट। सो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सो यस, सो टाइप इज which kind of deployment strategy you are going to use. We are going to use rolling update. So there is a parameter called type. Type means which type of deployment strategy. So there are 8 deployment strategy. So उसमें से मैं आज कौन सी यूज कर रहा हूँ, रोलिंग अपडेट। सो रोलिंग अपडेट मैंने लिखा, और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अगेन रोलिंग अपडेट, और मैक्स अनअवेलेबल और मैक्स सर्च, इन दोनों का मतलब मैं अभी आपको बता देता हूँ। रोलिंग अपडेट कॉलन मैक्स अनअवेलेबल, मैक्स अनअवेलेबल कॉलन 1, और मैक्स सर्च कॉलन 1। इन दोनों पैरामीटर को आप समझना। रोलिंग अपडेट का जो सेक्शन आपने स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रखा है, शुरुआत होगी कितने पॉट से, 3 पॉट से। रोलिंग अपडेट करते समय ज्यादा से ज्यादा क्यूबरनेटिस को आप बोल रहे हो कि भाई रोलिंग अपडेट करते समय जो जो कंटेनर डाउन हो सकता है वो मैक्सिमम आपको कितने, हम क्यूबरनेटिस को बोल रहे हैं कि भाई रोलिंग अपडेट करते समय सारे कंटेनर बंद मत कर देना। हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई रोलिंग अपडेट करते समय ज्यादा से ज्यादा पॉड कितने डाउन हो सकते हैं, 1। ठीक है। सो रोलिंग अपडेट करते समय मैक्स अनअवेलेबल का मतलब हो गया कि हम क्यूबरनेटिस को बोल रहे हैं कि भाई तुम जब भी रोलिंग अपडेट अप्लाई करोगे, ज्यादा से ज्यादा जितने भी रेप्लिकास हैं, अभी यहाँ पर 3 है या 30 है या जितने भी है, उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा पॉड कितने डाउन रख सकते हो, आप 1 रख सकते हो। तो मेरा मिनिमम वैल्यू कितना हो गया कि रोलिंग अपडेट के दौरान कम से कम वर्किंग पॉड आपके पास कितने होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे। वो हम कैलकुलेशन किससे कर रहे हैं, मैक्स अनअवेलेबल। ठीक है। मैक्स सर्च, तो बेसिकली ये उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉड कितना वो अचीव कर सकता है, तो 3+1। तो आपके पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो वो हम दे रहे हैं यहाँ। तो मिनिमम पॉड्स रोलिंग अपडेट के दौरान 2 हो सकता है, और मैक्सिमम आपके पास कितने हो सकते हैं पॉड, 4 हो सकते हैं, 3+4। तो इनको और थोड़ा आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें पता चलेगी। अभी एटलीस्ट हमारे पास इतना है,
और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, स्किप कॉलन डब्ल्यू इंटर। और यहाँ पर हम, अब मैं इसको ट्राई रन करके देख लेता हूँ, क्यूबसीटीएल अप्लाई डैश एफ, क्यूबसीटीएल अप्लाई डैश एफ एंजिनिक्स और डैश डैश ड्राई डैश रन और इक्वल्स टू क्लाइंट। कोई दिक्कत नहीं। सर्वर, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कंटेनर नेम, ये बोल रहा है कि सर जो आपने कंटेनर नेम ले रखा है वो आपने केमल केस में लिया, और YAML फाइल की RFC 1123 के हिसाब से जो आप कंटेनर नेम देंगे इट शुड बी इन ऑल इन स्मॉल लेटर। दिक्कत क्या आ गई कि भाई ये लोअर केस में होना चाहिए, तो कंटेनर नेम ये एन जो है मैंने क्या कर दिया, गलती से कैपिटल लिख दिया। तो ठीक है, ठीक कर लेते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि जो भी YAML फाइल आप लिख रहे हो कुबरनेटिस का, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं चलाने से पहले, उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। तो चलो, गलती पकड़ में आ गई। और यहाँ पर कंटेनर नेम को एन को क्या कर दूं मैं, स्मॉल एन कर दूं। ठीक है, कंटेनर नेम 1। चलो सर्वर, और अब क्या दिक्कत है इसको, द डिप्लॉयमेंट माई डिप्लॉय इज इनवैलिड। हाँ, ये देखो गलत हो गया ना। मैच लेबल और मेटा लेबल दोनों मैच होना चाहिए। अब ये मैच नहीं हुए तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन में फेल हो गई। तो ये तो रूल्स है भाई, कि जो आप मैच लेबल के अंदर आप जो दोगे वो के वही आपको इधर भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो ले रखा है माई एफ एंजिनिक्स 1, इधर दे रखा है माई एपीजी वैल्यू, जो कि टोटली अलग बन रहा है लेबल्स। तो ये डिप्लॉयमेंट सक्सेस नहीं होगा। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, विम एंजिनिक्स। ठीक है, सो इसको देख के ये पूरा यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी। यहाँ पर हम गए dd ऊपर गए, और यहाँ से मैंने आई प्रेस किया, एंटर किया, यहाँ पर आए पेस्ट कर दिया। सो ऑल ये दोनों जो है ये सेम होने चाहिए। सेव किया और मैंने इसको सर्वर पे रन किया, ये हो गया। मतलब ड्राई रन किया मैंने, वैलिडेट किया, हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं, क्यूबसीटीएल अप्लाई डैश एफ और एंजिनिक्स। अब इस YAML फाइल के अंदर था डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट क्या क्रिएट करेगा बताओ। वेरी गुड, आप भी सही हो, आप भी सही हो कि जब भी डिप्लॉयमेंट वाली YAML फाइल को रन करेंगे सर इनडायरेक्टली, निधि भी सही है कि क्या बनाएगा, रेप्लिका सेट बनाएगा। और विजय भी सही है, पॉड बनाएगा। अल्टीमेटली पॉड ही बनना है, मगर सबसे पहले बनता है रेप्लिका सेट बनेगा। सो यहां से क्यूबसीटीएल गेट RS कर दिया मैंने। सो मैंने ये RS बना, ये देखो कितने सेकंड पहले, 29 सेकंड पहले। तो निधि भी सही है कि सर आप डिप्लॉयमेंट वाली YAML फाइल को और जब भी रन करोगे रेप्लिका सेट बनेगा, बिल्कुल सही बात है। अब विजय की बात भी देख लेते हैं, क्यूबसीटीएल गेट पॉड और सारे नेम स्पेसेस। कैच कैपिटल ए का मतलब हो गया ऑल नेम स्पेसेस, कि जितने भी नेम स्पेसेस हैं इसके अंदर डिफाइंड, सबके अंदर जितने भी पॉड बने हैं, चल रहे हैं। और साथ साथ में मैं वेट कर लेता हूँ कि अगर कोई ऑनगोइंग कुछ चल रहा होगा तो वो भी पता चल जाएगा। ये देखो सारे रनिंग है, इसमें से हमारे काम के ये 3 है जो कि 59 सेकंड पहले चले। ये माई डिप्लॉय 1। अब अच्छी बात ये है कि ये रनिंग में है। डॉकर के अंदर कंटेनर तभी काम का होता था जब रनिंग होता था, क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड तभी काम का होगा जब वो रनिंग में होगा। तो डॉकर के अंदर क्या कंटेनर के अंदर जा सकते थे आप डॉकर एग्जेक करके, बिल्कुल जा सकते थे। क्या क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड के अंदर जा सकते हो, कैसे, डॉकर एग्जेक के क्यूबसीटीएल एग्जेक। भाई मैं बता रहा हूँ, डॉकर और क्यूबरनेटिस को पैरेलल में पढ़ के चलोगे ना तो समझ में आएगा यार, वो की वही कमांड इधर भी है, मगर उधर डॉकर एग्जेक बोलते थे, इधर क्यूबसीटीएल एग्जेक बोलते हैं। तो भाई मैं इसमें जाके बताता हूँ, क्यूबसीटीएल एग्जेक डैश IT वो के वही कमांड। उधर उधर होता था हमारा कंटेनर का नाम, इधर होता है हमारा पॉड का नाम। अब मेरे पॉड पॉड तो 3 है, अब 3 में से कोई सा भी एक उठा लो आप। ये मैंने पहले नंबर का पॉड उठाया, उसके बाद 2 डैश लगाने हैं, और उसके बाद शेल।
तो शेल बहुत सारे हैं, 4-5 प्रकार के शेल है लाइनेक्स के फंडामेंटल्स में, मतलब बॉर्न अगेन शेल, नॉर्मल शेल, जेड शेल, के शेल, बहुत सारे हैं जिसमें सबसे पॉपुलर बैश है। ये मैंने बैश ले लिया, बॉर्न अगेन शेल। नाउ यू विल सी द प्रॉम्प्ट दैट आई एम इनसाइड द पॉड नंबर 1। अब इस पॉड के अंदर आ गया हूं। अब आपको यहां पर पता चलेगा कि ये जो कांस्टेंट फुल नेम नाम का आपने जो डिफाइन किया था यामल में, और जिससे कि पॉड बन गया है, पॉड के अंदर इस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये इसके टर्मिनल में आके एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आपको सिर्फ कंफर्म करना है एको करके, एको डॉलर और उस कांस्टेंट का नाम। अनिल डॉलर आ गया ना। ये चीजें अपन ने डॉकर में कर ली थी, पहले भी कर ली थी कि भाई कांस्टेंट बनाए थे, और कांस्टेंट बनाने के बाद कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर जाके देखा, एक्सपोर्ट को एको एको करके देखा, तो वो कांस्टेंट हमें मिल गए टर्मिनल पर, शेल पर। अब देखो, अब एग्जिट किया मैंने, ये तो था हमारा पॉड नंबर 1। इसको पॉड नंबर 1 को हटाया, पॉड नंबर 2 को ले लेते हैं। ये पॉड नंबर 2, ये वाला लेबल हटा लिया मैंने, यहां किया। अब मैं किस पॉड पर आ चुका हूं? दूसरे पॉड में। ऐसा तो नहीं कि सर वो एक्सपोर्ट वो पहले पॉड में हुआ हो, दूसरे में नहीं हुआ हो, तीसरे में नहीं हुआ हो। तो हर चीज प्रैक्टिकल कर करके देखा करो। जो भी चीज कर रहे हो ना, सीख रहे हो ना, पढ़ने से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल करने से चलता है, समझने से जो चीजें दी गई है किताब में, नोट्स में, उनको प्रैक्टिकली कर करके देखना चाहिए कि क्या ये बिहेव कैसे कर रहा है, क्यूबरनेटिस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो भाई वो बिहेव कैसे कर रहा है। तुम्हें ये यही बिहेवियर में चेक कर रहा हूँ कि भाई मैंने कॉन्फिग वेरिएबल्स यामल में डिफाइन किए, तुमने पॉट बना दिए 3, क्योंकि मैंने रेप्लिकास दे रखे थे। अब वो जो मेरा कांस्टेंट है वो पहले पॉट में जाके एक्सपोर्ट हुआ कि दूसरे में हुआ कि तीसरे में हुआ कि तीनों में हुआ, ये हमें प्रैक्टिकल करके देखना है। पहले में तो एक्सपोर्ट हो गया, अभी जस्ट बताया मैंने। अब दूसरे में मैं फिर से एको करके देखूंगा, डॉलर फुल नेम, इसके अंदर भी अनिल डॉलर आ गया। अब मैं फिर से एग्जिट करूं, अब मैं उसी कमांड में, अब किस पॉड के अंदर जाऊं मैं? थर्ड वाले पॉड के अंदर। थर्ड वाले पॉड का लेबल ये रहा, अंदर गया, अंदर चला गया, एको किया, डॉलर फुल नेम, ये इसमें भी एक्सपोर्ट हो गया। तो एक चीज तो प्रैक्टिकल करके आपको समझ में आ गई कि सर जो भी कॉन्फिग मैप्स आप यामल में डिफाइन करते हो उसके थ्रू जो भी पॉड बनेंगे, उन हर पॉड के अंदर वो कॉन्फिग मैप्स अंदर जाके टर्मिनल पर एक्सेसिबल हो जाएंगे। अगर टर्मिनल पर एक्सेसिबल है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन ईएनवी वेरिएबल्स को पढ़ सकती है इंटरनली कंटेनर के अंदर, पॉड के अंदर। समझ में आ रहा है ना? तो मान लो ये तो अभी मैं नॉर्मल एक प्रूफ कर रखा है, मगर इस पॉड के अंदर मान लो आपकी जेंगो की एप्लीकेशन चल रही हो, स्प्रिंग जावा जावा की एप्लीकेशन चल रही हो, स्प्रिंग हाइबरनेट की एप्लीकेशन चल रही हो, नोड जेस की एप्लीकेशन चल रही हो, नेक्स्ट जेस की चल रही हो, तो कि यह सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन शेल के एक्सपोर्टेड वेरिएबल्स को रीड नहीं कर सकती है क्या? रीड कर सकती। वो रीड करने के बाद जो एप्लीकेशन जैसे वो काम कर रही है वैसे कर रही है। एज ए डेवलप इंजीनियर ये आपको बस इतना सा काम है कि भाई पॉड के अंदर जाके मैंने टर्मिनल पे इन वेरिएबल को एक्सपोर्ट करवा दिया। अब इन वेरिएबल्स को वो डेवलपर बैकएंड इंजीनियर क्या करेगा वो मेरा काम नहीं। भाई मैंने एक्सपोर्ट करके दे दिया तुम्हें। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उन वेरिएबल्स को एक्सपोर्टेड टर्मिनल पे जो आप वेरिएबल एक्सपोर्ट करते हो उनका रीड करने का मैकेनिज्म होता है। मैंने आपको नेक्स्ट जेस बताया, तो नेक्स्ट जेस में भी डॉट ईएनवी डॉट सिस्टम वेरिएबल्स को एक्सेस करने के पैरामीटर्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो एज ए डेवलप इंजीनियर साहब इतना से देखना है कि इन ईएनवी वेरिएबल्स को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब आए, ठीक है। अब तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं हमारे रोल बैक्स पर। हाउ टू ट्रिगर अ रोलिंग अपडेट चेंजेस, rolling update changes. Now first of all, see your YAML file. We'll see a YAML file. This is my YAML file जिसमें मुझे 3 पॉड मिलेंगे। तीनों पॉड के अंदर nginx की कौन सी इमेज है? 1। और चूंकि ये डिप्लॉयमेंट है तो डिप्लॉयमेंट जब भी रिसोर्सेज बनाते हो उसका सबसे बेस्ट फीचर कौन सा होता है? दैट इज योर रोलिंग अपडेट स्ट्रेटेजी। अगर ये डिप्लॉयमेंट से रोलिंग अपडेट वाला स्ट्रेटेजी आप हटा दो तो ये नॉर्मली क्या बन गया? रेप्लिका सेट बन गया, क्योंकि रेप्लिका सेट में ये कि यही YAML फाइल काम करता है। ठीक है, सो यहां पर हमें क्या करना है? हमें इसके रोलिंग अपडेट को ट्रिगर करवाना है।
कि भाई ये 1 से किस में मूव कर जाए। मैं पहले नोटपैड के अंदर आपको लिख लेता हूं। एनजीनिक्स कॉलन 1 से मैं चाहता हूं कि भाई मेरी इमेज एनजीनिक्स 1 है, एनजीनिक्स 1 से ये किसमें ग्रेजुअली मूव हो जाए, एनजीनिक्स कॉलन 1.29.8। ठीक है ना। तो यहां पर मैं रजिस्ट्री ओपन कर लेता हूं 1.29.8। अब अभी आपके कितने पॉट चल रहे हैं, ये इस इमेज के आपके पास कितने पॉट चल रहे हैं, 3 पॉट चल रहे हैं, 3 पॉट चल रहे हैं। तीनों पॉट के अंदर कौन सी इमेज यूज हो रही है, एनजीनिक्स की 1। अब आपने यहां पर ये भी बोल रखा है कि भाई जब मैं रोलिंग अपडेट चलाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा अपडेट करने के दौरान आप एक को बंद करोगे तो धीरे धीरे बैकग्राउंड में अपग्रेड करना, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉट डाउन जाने चाहिए, एक। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने दे रखी है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि यार मैं किस तरीके से इन 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 इमेजेस को अपडेट कर सकता हूँ। सो अपडेटिंग ओल्ड इमेज फ्रॉम न्यू इमेज इज बेसिकली टेक्निकली कॉल्ड रोलिंग अपडेट। एंड रोलिंग अपडेट के मतलब, रोलिंग अपडेट की प्रोसेस के दौरान एंटायर एप्लीकेशन डाउन नहीं होती है, ग्रेजुअली बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में धीरे धीरे अपग्रेड होती है और ट्रैफिक आते जाता है, एप्लीकेशन में ट्रैफिक सर्व होते जाता है। मतलब एक सेकंड के लिए भी आपकी एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन की एक कॉपी नहीं चल रही है पॉड के अंदर, मल्टीपल कॉपीज चल रही है। अब ट्रैफिक आया, पहला पॉड सर्व कर रहा है, बचे हुए 2 फ्री, 2 में से क्यूबरनेटिस एक को पकड़ेगा, ले भाई तेरा अभी वर्जन 1 है तो मैं तेरे को अपडेट कर देता हूँ 1.2। मीनवाइल द ट्रैफिक इज गोइंग ऑन, क्यूबरनेटिस जिस पॉड को पकड़ेगा रोलिंग अपडेट के लिए उस पर ट्रैफिक उस दौरान नहीं आएगा। ठीक है। सो ये पूरा बिहाइंड द सीन होता है, इंटरनल होता है, तो ये चीजें हम देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ट्रिगर, किस प्रकार से मैं अपने रोलिंग अपडेट्स ट्रिगर कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात तो कि आप इस YAML फाइल के अंदर जाके आप YAML फाइल में भी चेंजेस कर सकते हो, और दूसरा आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं अभी आपको कमांड के थ्रू बता रहा हूं। तो कमांड है kubectl set image। ठीक है, kubectl set image, मुझे इमेज सेट करना है। अब इमेज सेट करना है तो भाई किसकी इमेज सेट करना है, डिप्लॉयमेंट की। सो आई वांट टू सेट द इमेज ऑफ द डिप्लॉयमेंट। अब मेरे पास कितने डिप्लॉयमेंट होंगे, मेरे पास ऐसे कितने डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं पूरे क्लस्टर के अंदर, मल्टीपल। तो मैं माय डिप्लॉय नंबर 1 वाले डिप्लॉयमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, का इमेज चेंज करना चाहता हूं। सो यहाँ पर इसका पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका पूरा फॉर्मेट है डिप्लॉयमेंट स्लैश डिप्लॉयमेंट नेम। सो इसको स्मॉल में लिखेंगे, डिप्लॉयमेंट स्लैश, मतलब किस डिप्लॉयमेंट का कौन सा डिप्लॉयमेंट, किस ऑब्जेक्ट का, किस क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट का कौन सा लेबल। तो ये मेटा डेटा, ये जो बाहर वाला जो मेटा डेटा है ना, ये काम आता है अब यहां, ये काम आ गया अंदर कंटेनर के नेम में, ये आ गया उनके ग्रुपिंग करने के लिए, ये आ गया अब आपके रोलिंग अपडेट्स के काम में आ गया ये ऊपर वाला मेटा डेटा। समझ में आ रहा है ना, 3 मेटा डेटा मिल रहे थे, हर एक का अपना अपना एक रोल है। सो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्लैश माई डिप्लॉय नंबर 1, ये माई डिप्लॉयमेंट मैंने यहां दे दिया। और डिप्लॉयमेंट, या फिर डिप्लॉयमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, डिप्लॉय। तो डिप्लॉय स्लैश माई डिप्लॉयमेंट 1 भी लिख सकते हो, और डिप्लॉयमेंट स्लैश माई डिप्लॉयमेंट 1 भी लिख सकते हो। लॉन्ग फॉर्मेट भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं, कर करके देखना। यहां पर एक जगह मैंने ये लिख रखा है और दूसरी जगह आप देखना ये लिख रखा है, दोनों मैंने लिख रखे हैं। तो अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूं। उसके बाद आता है कंटेनर का नाम, कंटेनर का नाम कॉलन इमेज कॉलन टैग। तो कंटेनर का नाम क्या है, कंटेनर नेम, उसके बाद कंटेनर का नाम कॉलन, कौन सी इमेज करनी है, एनजीनिक्स की करनी है भाई, एनजीनिक्स की करनी है। कौन सी है, अब टैग, टैग की बात कर रहे हैं 1.29.8। आप रजिस्ट्री से चेक कर लो 1.29.8। ठीक है ना। तो इस कमांड से आप रोलिंग अपडेट को ट्रिगर कर रहे हो भाई, रोल अपडेट करो। रोल अपडेट करो मतलब पुराने वर्जन से नए वर्जन पे ले जाओ, या अपना वर्जन अपडेट कर लो। अब ये भी हो सकता है कि जो नया वर्जन आया है डेवलपर ने उसने कुछ गड़बड़ कर दी, एप्लीकेशन जो ट्रैफिक आ रहा था पुराने पे तो सही आ रहा था,
नहीं पर वो ट्रैफिक की मतलब एप्लीकेशन ही क्रैश हो गई, तो तुरंत डेवलपर को, डेवऑप इंजीनियर को क्या करना पड़ता है, रोल बैक भी करना पड़ेगा। हो सकता है आप जिस कंपनी के अंदर आपने रोल बैक, रोलिंग अपडेट चलाया और नया वर्जन कंफ्लिक्टेड हो, इश्यूज हो उसमें, और आपकी मेन एप्लीकेशन जो पहले चल रही थी वो भी रोल अपडेट करने के बाद एप्लीकेशन काम करना बंद कर गई, इमीडिएटली आपको फिर से दोबारा किस पे जाना पड़ेगा, पुराने वर्जन पे रोल बैक करना पड़ेगा। ये सिचुएशन भी हो सकती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, बात करेंगे। तो ये मैंने इंटर किया। अब जैसे ही मैं रोल बैक चलाऊंगा, आपको अपना पॉड का वो देखना है। सो kubectl, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। kubectl set image deploy container name कॉलन, कॉलन की बजाय वो इक्वल टू है। सॉरी मैंने गलती कर दी, तो मैं अपने इसको ठीक कर लेता हूँ। कॉलन की जगह क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। ये कमांड चलाते ही आपको अपना वो देखना है, पॉड का डेफिनेशन देखना, पॉड्स देखने। सो पहले तो मैं क्यूब 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 सीटीएल गेट पॉड और वेटिंग लगा दूं और इंटर करूं, तो देखो रनिंग आ रहा है। कितने कितने मिनट से रनिंग है, 13 मिनट से रनिंग है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी किया। अब देखना क्यूब सीटीएल सेट इमेज, किसकी इमेज सेट करनी है, डिप्लॉयमेंट माई डिप्लॉय वन की कंटेनर नेम वन इक्वल्स टू एंजिनिक्स कॉलन 1.29.8। जैसे इंटर करके मुझे अपने पॉड को देखना है, तो भाई पॉड सारे एक साथ हो गए कि एक एक करके किया। हालांकि ये बहुत फास्ट होता है, बट हमें तुरंत देखना है। जैसे ही किया मैंने, और तुरंत ये देखो, ये देखो, टर्मिनेटिंग, रनिंग, कंटेनर क्रिएटिंग, पेंडिंग, पता चल रहा है क्या हो रहा है। 3 पॉड थे, तीनों पॉड पे वर्जन इंजीनिक्स के कौन से चल रहे थे, 1। आपने जैसे ही रोलिंग अपडेट को ट्रिगर करवाया क्यूबरनेटिस में, तीनों को एक साथ पकड़ा के एक एक को पकड़ रहा है, एक एक को पकड़ा उसने, और धीरे धीरे वो उसके इमेज को सीएनआई जो है आपका कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, वो नई इमेज ला रहा है, क्योंकि 1.29.8 वाली इमेज पहले अवेलेबल नहीं थी। उसने लोकल ढूंढी, जैसे डॉकर में होता है ना, पहले ढूंढता है, लोकल नहीं होती है तो मार्केट से जाके लेके आता है। मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कंटेनर क्रिएटिंग और ये आ रहा है, और फाइनली आपके सारे पॉड चल गए हैं। सारे पॉड चले कि नहीं चले, फिर से कंट्रोल सी करके डब्ल्यू हटा देना, तीनों चल गए। और तीनों देखो 53 सेकंड पहले, 3 पॉड पहले 13 मिनट से चल रहे थे, तीनों पॉड अब 55 सेकंड से चल रहे हैं। मतलब तीनों पॉड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए हैं। तीनों पॉड की इमेजेस अब कौन सी आ गई है, इंजीनिक्स की लेटेस्ट वाली है। तो रोलिंग अपडेट्स में क्या सारे पॉड एक साथ अपडेट हो जाते हैं कि ग्रेजुअली वन वन करके होते हैं, और उनकी स्ट्रेटेजीज होती है कि भाई मैक्सिमम जब तुम अपडेट करोगे, तुम कम से कम एक को डाउन करना, एक से ज्यादा को डाउन मत करना। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपने स्ट्रेटेजी वाले YAML फाइल के सेक्शंस के अंदर आपने डिफाइन कर रखा। अब ये आपने जो रोलिंग अपडेट चलाया, ये जितनी बार रोलिंग अपडेट आप चलाओगे उनके वर्जन नंबर बनते जाते हैं। ये आपने फर्स्ट वर्जन चलाया, उसके बाद हो सकता है एक और नया वर्जन आ जाए, तो दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, चौथा वर्जन, तो वर्जन चेक करना भी हम देख लेते हैं। तो अब आप यहां पर kubectl रोल आउट स्टेटस, kubectl रोल आउट स्टेटस, kubectl रोल आउट हिस्ट्री। मैं सबसे पहले kubectl रोल आउट हिस्ट्री, स्टेटस की बजाय हिस्ट्री हम देखेंगे। हाँ, यहां पर आपको अपना वो पूरा देना पड़ेगा कि कौन सा डिप्लॉयमेंट है, किसका हिस्ट्री चेक करना है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो kubectl रोल आउट, kubectl रोल आउट, रोल आउट स्टेटस, और किसका, डिप्लॉय का, कौन से डिप्लॉय का, माय डिप्लॉय नंबर 1 का देखना है। और ये भी आप बता सकते हो कि भाई वो किस नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है, वो प्रॉड नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है। तो नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपने क्लस्टर बनाते ही डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट क्या सेट कर दिया था, प्रॉड, तो यहाँ पर डैश एन लगाने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है ना, ये देखो, तो क्या बोला उसने,
कि डिप्लॉयमेंट भाई रोल आउट हो गया है सक्सेसफुली। रोल आउट मतलब वो पुराने 1 से 1.29 में सक्सेसफुली मूव कर गया है। अब वो ये डिप्लॉय, जहां पे भी डिप्लॉयमेंट की बात आ रही है वहां पर वो जितने भी पॉड्स डिफाइन होंगे ना, सबकी बात हो रही है कि ये डिप्लॉयमेंट का रोल आउट सक्सेसफुल हो गया है। अब उस डिप्लॉयमेंट में मेरे पास 30 पॉड थे, तो 30 के इमेज अपडेट हो गए होंगे। अगर यहां पर लिखा हुआ आ जाए डिप्लॉयमेंट पेंडिंग, इसका मतलब कुछ हो चुके होंगे, कुछ हो रहे हैं मगर कंप्लीट नहीं हुआ है। आपके पास 30 पॉड है, 30 में से अगर 29 हो गए हैं और एक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तब भी यहां पर हिस्ट्री में स्टेटस में क्या आएगा, पेंडिंग ही आएगा। जब तक सारे पॉड मूव नहीं हो जाएंगे, अपग्रेड नहीं हो जाएंगे नई इमेज पर, तब तक वो पेंडिंग ही आएगा। ठीक है ना। तो और देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो बात हो गई स्टेटस के बारे में। अब स्टेटस की बजाय आप यहां से आप चेक करोगे ओनली हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री देखोगे तो ये सेकंड रिवीजन इसका आ गया, सेकंड रिवीजन आ गया। फर्स्ट रिवीजन तभी आ जाता है जब फर्स्ट टाइम आप कोई डिप्लॉयमेंट करते हो। जैसे आपने kubectl डैश एफ nginx डॉट यामल पहले दिन पहली बार आपने जब चलाई है, उसका पहला वर्जन तो तभी बन जाता है। उसके बाद आपने अपने रोल बैक, आपने रोलिंग अपडेट्स को कमांड के थ्रू ट्रिगर करवाया। इस बात को आप समझ लेना, आज आपने रोलिंग अपडेट कैसे ट्रिगर करवाया, कमांड के थ्रू। हम इसको यामल के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब यहां से आप इसको एक बार और ट्रिगर करवा दो, या 8 डॉट यहां पर मैंने ये कर लिया, शायद 27 अवेलेबल हो, 29 डॉट 1.28.3, 1.28.3 पर ले लेते हैं। तो मैं थोड़े नए वर्जन से थोड़ा और पुराने पर जा रहा हूं, तो जाके देखते हैं। .3 हो गया। अब यहां से मैं इसकी ये स्टेटस देख लेता हूं। देखो क्या बोल रहा है, रोलिंग टू फिनिश 2 आउट ऑफ 3 हैज बीन अपडेटेड। तो कंप्लीटेड नहीं बता रहा है, सक्सेसफुल नहीं बता रहा है, वो बता रहा है भाई, और पेंडिंग वेंडिंग भी नहीं बोल रहा है। बोलने का तरीका थोड़ा अलग है भाई, 2 है, 2 में से इतने हो गए, इतने बचे हुए हैं, कुछ ऐसा बता रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े, फिर से इसका वो चेक कर लेते हैं। स्टेटस चेक किया मैंने, अब सक्सेसफुल हो गया। अब स्टेटस की जगह सिर्फ क्या लिखेंगे अपन, हिस्ट्री लिखेंगे। तो देखो रिवीजन नंबर 3, तो ये रोल बैक की हिस्ट्री से भी हमें पता चल जाएगा कि इन रिवीजन नंबर से भी आप फॉल बैक कर सकते हो। ठीक है ना, कि भाई मुझे सेकंड वर्जन पे रोल बैक करना है। आप टैग नहीं देना चाहते हो, आप तो रिवीजन वर्जन देना चाहते हो भाई, है ना। सेकंड वर्जन, मान लो आपके पास 30 वर्जन है, तो 30 में से आपको दूसरे वाले रिवीजन पे जंप करना है, कि दूसरा वाला रिवीजन बिल्कुल सही चल रहा था और दूसरे के बाद तीसरे पर आया, उसमें मेरा ट्रैफिक फेल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे को वर्जन नहीं पता है कि भाई वो दूसरे में कौन सा चल रहा था और तीसरे में मेरे पास कौन सा टैग वर्जन चल रहा था, मैं वो भूल गया हूँ। मेरे को इतना पता है कि यार सेकंड वाले रिवीजन में मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रही थी और उसके बाद कहानी बिगड़ गई, तो मैं डायरेक्टली इन रिवीजन नंबर से भी जंप कर सकता हूँ। या अब आप मुझे बताना कि सर रिवीजन नंबर से कैसे कर सकते। तो कुल मिला के आज बात ये थी कि आपने आपने आज क्या सीखा, क्यूबरनेटिस का कॉन्फ़िग मैप सीखा। आज सीक्रेट्स नहीं बताए मैंने, है ना, config maps बताए। config maps means some constant that you can define inside the YAML file itself. There is a location under the template definition, under the containers, under the image or port section you can define a env। तो ये कि ये env वेरिएबल डॉकर फाइल के अंदर भी, डॉकर कंपोज YAML फाइल के अंदर भी होता था। मैंने पहले ही बोल रखा है भाई, डॉकर अगर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रखा है तो इधर दिक्कत आएगी। डॉकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो इधर आपको बेनिफिट ही मिलना है, क्योंकि वो की वही चीजें इधर भी हो रही है। उधर भी env कॉलन होता था, यहाँ पर भी env कॉलन है, सेम पैरामीटर सेम सब कुछ दे रखा है। उससे मेरा पॉड बना, पॉड के अंदर गया, कांस्टेंट मैंने एक्सपोर्ट किए, और उसके साथ साथ मैंने आज पहला डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी रोलिंग अपडेट के बारे में बताया। ठीक है ना, तो डिप्लॉयमेंट वाली यामल फाइल के अंदर हमारे पास स्ट्रैटेजी वाला सेक्शन है, और उस स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन के अंदर हमने ये चीजें बात करी। ठीक है, और प्रोग्रामेटिकली हमारे रोलिंग अपडेट को कैसे ट्रिगर किया, kubectl set image कमांड से।
kubectl set image कमांड हमने चेक किया। उसके बाद हमने ऑन गोइंग जो प्रोविजन हो रहे हैं उनको वेट लगा के पॉड्स को चेक किया, और साथ साथ हमने अपने रोलिंग अपडेट्स की स्टेटस के बारे में पता किया, रोलिंग अपडेट की स्टेटस के बारे में पता किया, और साथ साथ में हमने उसकी हिस्ट्री भी चेक करी कि मैंने अभी तक कितनी बार रोलिंग अपडेट चला रखा है। तो ये रिवीजन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लाइफ में बढ़ता चलेगा जब तक आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। आपका 2 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है, 5 साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है, ये रिवीजन नंबर विल बी कीप गोइंग ऑन। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल बात थी।